चैप्टर के अंदर जो हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए पहला वर्ड है फियर। फियर मतलब तो आप लोग जानते होंगे किसी चीज का डर, फियर हो गया। कॉन्क्योर, कॉन्क्योर मतलब क्या होता है कि टू विन, किसी चीज को जीतना, ठीक है। फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है किसी चीज का डर, आपके मन में फियर मतलब डर होता है, फोबिया मतलब होता है किसी खास चीज का डर, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में वाटर का डर है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रॉन। ड्रॉन मतलब होता है डुबा देना, किसी चीज को डूब जाना या फिर डुबा देना। विल पावर मतलब होता है आंतरिक इच्छा या फिर इच्छा शक्ति बोल सकते हैं आप। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना या फिर किसी चीज का किसी व्यक्ति से किसी चीज को छीन लेना होता है। फिर उसके बाद है हम लोग का वर्ड इनहेल। इनहेल मतलब होता है कि सांस अंदर लेना। एक्सहेल, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मतलब किसी का आतंक फैलना या फिर किसी चीज का जो है मन में डर। इसमें टेरराइजिंग मतलब होता है, इस चैप्टर में टेरराइजिंग का मतलब है किसी चीज का डर घुस जाना। फिर उसके बाद है ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है, और ये चैप्टर जो है आपको इन वर्ड से आसान लगने लगेगा। तो चलिए अब इस चैप्टर के समरी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक जो मोटा मोटा समरी है वो कहता है कि जो विलियम डगलस है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है कैलिफोर्निया बीच पर, जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो जाते रहते थे बीच पर घूमने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो बीच का जो लहर था वो उनके ऊपर से गया और उनको साथ में लेकर के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो उसके वजह से बहुत डर जाते हैं, उनको निकाल लेते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन जो एक फियर है वाटर का उनके अंदर बैठ जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इस फियर को खत्म करना है, और वो YMCA जो है, जो एक स्विमिंग पूल है, इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या है YMCA, ठीक है। वहां जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो खड़ा होकर पूल को देख ही रहे होते हैं, तब तक एक 18 साल का बच्चा आता है, उनको धक्का दे देता है, ठीक है। जब धक्का दे देता है तो वो अंदर चले जाते हैं पानी के। वो अंदर क्या क्या महसूस करते हैं वो डिटेल समरी में जानेंगे। फिर वो निकलते हैं, फिर अपने डर को भगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए इस चैप्टर के समरी को, अब डिटेल समरी को शुरू करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का जो समरी स्टार्ट होता है ऐसे कि कहता है कि द राइटर टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्क्वर्ड इट। यानी कि इस चैप्टर में जो है ऑथर विलियम डगलस जो है वो अपने फियर को बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने फियर को जो है कॉन्क्वर्ड किया, यानी कि जीता है, ठीक है, ओवरकम किया है। व्हेन ही वाज 3 और 4 ओल्ड, यानी कि जब वो 3 या 4 साल के थे, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया USA। कैलिफोर्निया एक जगह है USA में, वहां वो जब 3 या 4 साल के थे तो अपने पापा के साथ, हिज फादर के साथ वो जाया करते थे बीच पर। द वेव नॉक्ड, देखिए यहाँ पर शब्द यूज हुआ है नॉक्ड। नॉक्ड मतलब होता है कि धक्का देना या फिर उसके पास आना, वेव जो है उसके पास आता है। हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से उसको धक्का देता है, एक नॉक करता है और उसके ऊपर से गुजर जाता है। किसके ऊपर से? ऑथर के ऊपर से, हमारे विलियम डगलस के ऊपर से, ठीक है। He got frightened and a fear of water developed in his mind। उनके ऊपर से जब ये पानी गुजरा, वेव गुजरा, तो उनके मन में जो है ना एक वाटर को लेकर के फियर पैदा हो गया है, ठीक है, डेवलप इन हिज माइंड। अ फ्यू ईयर लेटर ही ज्वाइंड YMCA स्विमिंग पूल। देखिए YMCA क्या है? एक स्विमिंग पूल का नाम है। वो वहां पर ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए। वेयर ही वॉज थ्रोन इन टू पूल बाय अनदर बॉय हुज एज वॉज 18। एक 18 साल का बहुत ही हिस्ट पुष्ट लड़का आता है और पुल के सामने ऐसे खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं पानी को, तब तक वो पीछे से आकर ऐसे धक्का दे देता है, ठीक है। Where he was thrown into pool by another boy 18. He tried hard to do so, but he could not. What he tried, वो बाहर आने की कोशिश करते हैं कि मैं, वो लगता है ना कि कितना जल्दी मैं बाहर आ जाऊं। वो एक बार नीचे जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, नीचे पैर धक्का मारते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा बाहर निकल नहीं पाते हैं। और वो आखिरी में क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, और वो जो है एकदम स्थिर खड़े हो जाते हैं, अब छोड़ देते हैं, कोई प्रयास करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड हिम,
ड्रॉन्ड मतलब क्या बताए थे हम लोग कि डूबना, ठीक है, डूबना होता है, मतलब कि वो ऑलमोस्ट डूब ही चुके थे। ही एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है डेथ को एकदम नज़दीक से। वो जो है नीचे जब जा रहे थे और ऊपर आ रहे थे कोशिश, उसके बाद वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो जब उनका आँख खुलता है तो वो उल्टियाँ कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि नहीं, वो अभी जिंदा है। वहाँ के जो लोग थे वो बचा चुके हैं उनके, और जो मोटा लड़का है जिसने इनको धक्का दिया था उसको कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रैंक तुम्हें एक छोटे से बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए था, ये जो है मरते मरते बचा है। तो बच्चों, जो ऑथर आगे क्या कहते हैं कि ही हैड डेवलप्ड फोबिया ऑफ वाटर इट। उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने एक फोबिया जो है अपने अंदर बना लिया है, एक डर पैदा कर लिया है वाटर को लेकर के, ठीक है। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग। देखिए, अगर आपके अंदर किसी चीज का डर है, जैसे ऑथर के अंदर पानी का डर है, तो अगर पानी का डर है तो आप कभी तैरने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप पानी से जितना दूर रह सकते हैं रहने की कोशिश करेंगे। वैसे ही वो कहते हैं कि ऑथर को जो है ना कैनोइंग, एक कैनोइंग होता है कि पानी में जो है बोटिंग करना होता है, बोटिंग, स्विमिंग, इनसे वो दूर रह रहे हैं, ठीक है। सो ही हैड डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, और उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं कब तक इन जॉयफुल लाइफ को मैं नहीं जीऊंगा, मैं इस फियर को ओवरकम करूंगा, ठीक है। ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, ठीक है। वो एक इंस्ट्रक्टर को रखते हैं ताकि वो स्विमिंग सीख सकें, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। वो इंस्ट्रक्टर क्या क्या सिखाता है, देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ना कि फेस अंडर वाटर, हाउ टू इनहेल एक्सहेल, ये सब जो है आपको आंसर में भी लिखना है। तो इंस्ट्रक्टर क्या क्या सिखाता है, ही टॉट हिम हाउ टू पुट फेस अंडर वाटर, ठीक है, पानी में कैसे आपको फेस रखना है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है। द ऑथर रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। देखिए, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पर क्या किया है कि बार बार स्विमिंग सीखने की कोशिश की है, 100 बार कोशिश की है सीखने की। ही प्रैक्टिस 5 डे अ वीक। देखिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ही प्रैक्टिस 5 डे अ वीक एन आवर ईच डे, ये जो है आपको लाइन आंसर में भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। वो कितने दिन प्रैक्टिस करते थे एक वीक में? 5 दिन, और 1 घंटा एक दिन में वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। Finally, William has learned swimming, but he was not satisfied. अब 6 महीने बीत गए तो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि विलियम, अब आप जो है स्विमिंग सीख चुके हैं, अब आप अकेले भी स्विम कर सकते हैं। लेकिन वो अभी भी जो है वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे कि मैं स्विम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए ही वेंट डिफरेंट लेक्स एंड आइलैंड्स। उन्होंने बहुत सारे लेक्स में जो है तैराकी किया अकेले, और आइलैंड्स में भी तैरे। एट लास्ट ही रिपीटेड द फीट ऑफ डॉग कैप्रॉन, ठीक है। डॉग कैप्रॉन जो है एक मतलब कि स्विमर थे, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि एक वहाँ पर यूएस में जो है एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने कि वॉर्म लेक में उन्होंने जो है पूरे वॉर्म लेक को तैर करके पार कर दिया था, ठीक है। तो उसी जो रिकॉर्ड को जो हमारे विलियम डगलस, उन्होंने भी पूरा किया। He had overcome his baseless fear of water. उन्होंने देखा कि अरे यार, मैं तो इतना आसानी से तैर करके इस वार्म लेक को पार कर गया। जो मेरा फियर था वाटर को लेकर के एकदम बेबुनियाद था, कोई बेसलेस था, इससे क्या ही डरना है, ठीक है। फिर वो कहते हैं एंड ही रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल। वो कहते हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि यार डेथ पीसफुल है, लेकिन जो उसका डर है ना, डेथ का लेकर डर जो मन में है, वही आतंक फैलाया हुआ है, टेरराइजिंग है। डेथ है ना, वो तो पीसफुल है, लेकिन जो डेथ का भय है वो अंदर लोगों को टेरराइज कर रहा है, आतंक फैलाया हुआ है उसका डर ही, ठीक है। जो हमारे विलियम डगलस हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा कोटिंग उन्होंने किया कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो कहते हैं कि देखिए, जो मौत है ना, उससे वो तो डरावना नहीं है, लेकिन उसका जो डर है, मौत का डर है, वो डरावना है। तो बच्चों, ये रहा डीप वाटर बाय विलियम डगलस का जो है डिटेल्ड समरी, ठीक है। इस चैप्टर के एक ओवरव्यू को देख लेते हैं कि आखिर जो पोएटेस है हमारी इस चैप्टर में, यानी इस पोएम में बताना क्या चाहती हैं। तो बच्चों, जो पोएटेस हैं उनके अंदर एक फियर है। किस चीज का फियर? फियर ऑफ लूजिंग हिज मदर,
ठीक है, कि वो उनको डर है कि कहीं वो अपनी मदर से आखिरी बार ना मिल रही हूँ। इसी फियर को जो है इस पोएम में पोएटेस ने बताया है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं और आपको इसका मतलब समझाते हैं। तो कह रहा है, लाइन यहाँ पर है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कह रही हैं कि जब हम लोग कोचिन के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो और उनकी मदर जो है एक साथ एक सीट पर जो है अगल बगल बैठी हुई होती हैं। तो वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो कुछ नोटिस करती हैं। क्या नोटिस करती हैं? डोज ओपन माउथ हर फेस एसेंट लाइट लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कह रही हैं कि वो स्लीपिंग है, वो सो रही हैं, ओपन माउथ यानी उनका मुंह खुला हुआ है, एंड हर फेस एसेंट लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और कह रही हैं कि उनका जो फेस है वो राख, ऐश मतलब क्या होता है? राख, राख की तरह एकदम सूखा पड़ा हुआ है। और उनका जो पोजीशन है उनका अभी वो एक डेड बॉडी की तरह है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो पोएटेस हैं वो सिमिल का प्रयोग कर रही हैं बच्चों। सिमिल यानी वो कंपैरिजन कर रही हैं, यानी अपने मदर के बॉडी को और एक डेड बॉडी को वो कंपेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे डोज मतलब होता है स्लीपिंग, फिर कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। तो वो यहां पर जो है सिमिल का प्रयोग कर रही हैं। तो वो क्या कहती हैं? एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो कहती हैं कि अब मुझे अब रियलाइज होने लगा है कि जितना उनका अब एज हो चुका है, यानी जो एज बताया गया इसमें क्या है 66, जितना अब इनका एज हो चुका है वो वैसे अब दिखने भी लगी। क्या होता है कि But soon put that thought away and look out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. जो पोएटेस है वो कह रही हैं कि ये जो डर उनके अंदर आया ना कि अब शायद मैं अपनी मदर से फिर कभी मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, ये जो डर है, जैसे हम लोग को भी एक डर आता होगा कभी कभी जब हम अपने किसी वृद्ध बाबा को या फिर अपने दादाजी को दादी जी को देखते होंगे तो अपने मन में आता होगा कि यार जब ये नहीं होंगे तो कैसा होगा हम लोग का जिंदगी। और जब उनके डेथ का जो है ख्याल अपने मन में आता होगा तो आप भी कोई ना कोई म्यूजिक सुनते होंगे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो वैसे ही जो पोएटेस हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो बाहर देखती हैं, विंडो से, जो कार का विंडो है उससे बाहर देखती हैं। तो बाहर क्या दिखता है उनको? लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? एक सुने होंगे स्प्रिंट मारते हैं, जो रेसर्स होते हैं स्प्रिंट करते हैं यानी रेस करते हैं, रेस होता है, ठीक है, रेसिंग करते हैं, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, स्पीलिंग मतलब होता है टू प्ले, खेलना। तो वो जब बाहर देखती हैं तो वो देख रही हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी वो एक तरफ वो अपनी मदर को देखती हैं जो एकदम मोशनलेस बैठी हुई हैं, जिनको लग रहा है कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है, और एक तरफ यंग कह रही है ट्रीज को कि जो ट्रीज है वो यंग है एकदम और हम लोग के साथ रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रही है द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग, जो मैरी मतलब होता है खुश, खुश बच्चे जो हैं खेल रहे हैं बाहर आउट ऑफ देयर होम्स। जो बच्चे हैं यंग हैं, एक तरफ बच्चे यंग, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हो, एक तरफ अपनी मदर को एकदम एनर्जी लेस दिखा रही हैं और एक तरफ जो मैरिड चिल्ड्रन हैं, जो खुश बच्चे हैं वो खेल रहे हैं वो बता रही हैं, और साथ ही साथ जो यंग ट्रीज हैं वो हम लोग के साथ रेस कर रहे हैं वो ये बता रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई तो एक सिक्योरिटी चेक होता है ताकि आप कुछ गलत सामान ना ले जाएं एरोप्लेन में, तो सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है। तो कुछ दूरी पर, कुछ यार्ड पर जो है पोएटेस हमारी अपनी मदर से खड़ी रहती हैं। तो वो क्या कहती हैं? आई लुक अगेन एट हर व्हेन पेल। व्हेन मतलब क्या होता है? व्हेन मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। वो जब अपनी मदर को, आई लुक अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, कह रही है कि जब मैंने उनके तरफ दोबारा देखी तो उनका फेस जो है एकदम लग रहा था कि पीला पड़ चुका है, यानी कि
उसके कलरलेस हो चुका है, पीला पड़ चुका है। जैसे कि विंटर का मून हो, जैसे हम लोग विंटर के मून को जल्दी देख नहीं पाते, उसका जो लाइट है पूरा पहुंच नहीं पाता है अर्थ तक, क्योंकि उसके आगे मिस्ट फॉग आ जाता है, इसकी वजह से वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग समर में देखें मून को तो पूरा ब्राइट लाइट देता है, लगता है कि पूरे चारों तरफ मून का लाइट फैला हुआ है। तो उसी को अब कंपेयर कर रही हैं, वो अपने मदर के फेस को और मून से कंपेयर कर रही, विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। तो अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, ठीक है, एंड फील दैट फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। उनका चाइल्डहुड फियर क्या था? जैसे कि हम लोग बच्चे जब होते हैं तो हम लोग जब स्कूल जा रहे होते हैं तो पहले जब पहला दिन होता है हम लोग का, तो कैसे हम लोग मम्मी को छोड़कर जब ऑटो में जाते हैं, जब आप स्कूल के अंदर इंटर करते हैं तो लगता है कि नहीं, अपनी मम्मी को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। वही एक डर फिर से उनको, जो चाइल्डहुड का फियर है वो फिर से आया है कि क्या मैं फिर से अपनी अम्मा को मिल पाऊंगी, अपनी मदर को मिल पाऊंगी। But all I said was see you soon अम्मा, and all I did was smile smile and smile। लेकिन मैंने उनको क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। उनके अंदर एक डर है, लेकिन वो डर को दिखाना नहीं चाहती हैं अपने मम्मी को, अपने अम्मा को, कि ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बना रहे कि हाँ मेरी बेटी जो है फिर से आएगी, मुझे उससे फिर से मिलना है। और ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल। यहाँ पर देखिए स्माइल जो है 3 बार प्रयोग किया गया है। स्माइल जो है 3 बार प्रयोग किया गया है। तो पहला जो स्माइल है वो उनके फियर को छुपा रही हैं, वो उनके डर को छुपा रही हैं कि हाँ मैं डरी हुई हूं, पर मेरी मदर तक ये डर पहुंचना नहीं चाहिए। फिर दूसरा स्माइल करती हैं, वो एक पॉजिटिव उनको मैसेज देने के लिए कि हाँ मैं खुश हूं, मैं कुछ भी मेरे अंदर नहीं चल रहा है, वो कुछ भी अपने मदर को बताना नहीं चाहती हैं। और जो तीसरा स्माइल वो कर रही हैं वो इसलिए था कि उनके अंदर एक, वो खुद को भी एक एनर्जी देना चाहती थी, यानी खुद को वो मोटिवेट करने के लिए कि हाँ मैं फिर से अपनी अम्मा से मिलूंगी, इसलिए वो तीसरा स्माइल करती हैं। तो ये रहे इन तीन स्माइल है उनका मतलब। तो बच्चों ये रहा इस चैप्टर माय मदर एट 66 जो कि कमला दास जी लिखी हैं, उसका जो है समरी है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और आपको इसका मतलब समझा देते हैं। तो वो कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। कहते हैं कि अब हम लोग 12 तक गिनती करेंगे और हम लोग एकदम शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ठीक है, यहां पर वो कह रहे हैं फेस ऑफ अर्थ। फेस ऑफ अर्थ मतलब होता है जितने भी कंट्रीज हैं अर्थ पर, यानी जो अपने पृथ्वी पर जितने भी देश दिख रहे हैं आपको, वो है फेस ऑफ अर्थ। तो वो कह रहे हैं For once on the face of earth, let's not speak in any language. Any language, लैंग्वेज को ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इस वर्ल्ड में, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, जो अपने रिलीजन के बेसिस पे होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी जो अर्थ पर देश हैं वहां के जितने भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कुछ भी बात ना करे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा एक शब्द आर्म्स। कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के लिए सब लोग थम जाइए और अपने आर्म्स को मूव मत कीजिए। आर्म्स मतलब तो आपको एक बाजू दिख रहा होगा ये, और दूसरा जो आर्म्स का मतलब होता है वो हो गया वीपन, ठीक है। वीपन, जितने भी हम लोग टैंक देख रहे हैं, मिसाइल्स देख रहे हैं, वो क्योंकि वॉर्स होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक देश से दूसरे देश के साथ, तो वो कह रहे हैं कि अपने हाथ को भी मत हिलाइए और जितने भी वीपन्स हैं, जितने भी फाइटिंग जो आप यूज कर रहे हैं फाइट के लिए, वो सब कुछ भी यूज मत कीजिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब क्या होता है? एक्सोटिक मतलब होता है अनफैमिलियर। क्या होता है? अनफैमिलियर, यानी कि एक बहुत ही अलग टाइप का मूवमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। विदाउट रश मतलब तो आप समझ गए कि यानी कोई भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होगा, किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स मतलब होता है कि इस मॉडर्न युग में इतने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने एक अपने लाइफ में परेशान हैं कि वो खुद लाइफ जीना ही भूल गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अलग अनफेमिलियर मूवमेंट होगा, क्योंकि
लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, इस मॉडर्न वर्ल्ड है भाग दौड़ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस। कह रहे हैं कि जो हम लोग सब लोग होंगे ना, क्योंकि कोई किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होगा, तो वो एक जो होगा ना, एक टुगेदरनेस आएगा साथ में, क्योंकि सबके पास दो नाक, दो कान, दो पैर, सब कुछ बराबर दिखेगा और कोई किसी भी लैंग्वेज में बात भी नहीं कर रहा होगा। फिर वो आगे कहते हैं कि fisherman in Colchi would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। वो कहते हैं कि जो फिशर्समैन है ना, वो अगर शांत हो जाएंगे, 12 तक गिनती हो रही होगी और वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो जो हम लोग की वेल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो सी के अंदर रहती हैं, उनको वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा करते हैं ना, वो खुद को एनालाइज करेंगे, खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यार इतने काम करते करते हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, लोग इतने काम में व्यस्त हो गए हैं कि वो लोग सेल्फ एवेल्युएशन करना ही भूल गए हैं, अपने आप में क्या कमी रह गई है उसी को देखना भूल गए हैं, ठीक है। आगे कहते हैं दो जो प्रेफर्स ग्रीन वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि दो जो प्रेफर्स ग्रीन वॉर्स क्या होता है? ग्रीन वॉर्स होता है नहीं, वॉर विथ इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इतने सारे पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीथीन यूज कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना पेड़ की कटाई कर रहे हैं कि जो है ना, हम लोग इन्वायरमेंट के साथ एक ग्रीन वॉर लड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वॉर्स विथ गैस, जैसे कि गैसेस के कुछ वीपन्स होते हैं, फायर्स के कुछ वीपन्स होते हैं, उसी तरीके से जो है हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ भी। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ये विक्ट्री का क्या मतलब है यार, जिसके बाद जो है सर्वाइवर्स कोई है ही नहीं जिसके साथ हम लोग जो है इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें। ऐसी विक्ट्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सॉरी गाइज, आप लोग को कुछ आवाज़ आ रहा होगा, गाने वाने का बगल में फंक्शन है, उसी की वजह से आपको ये आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। फिर आगे कहते हैं वो would put clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing, ठीक है। वो कह रहे हैं कि would put clean clothes, वो जितने भी लड़ाई करने वाले हैं ना, clean clothes क्यों कह रहे हैं यहाँ पे clean clothes? वो इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी जो हमारे सोल्जर्स हैं, मिलिट्री हैं, वो जो है ना वॉर लेते हैं, तो वॉर लड़ते हैं जब, तो उनके ड्रेस गंदे हो जाते हैं डस्ट के वजह से, या फिर खून के धब्बे लग जाते हैं, तो वो सब एक भाईचारे के रूप में साथ में आए और एक क्लीन क्लॉथ पहन करके आए, ताकि सब लोग इक्वल दिखें, किसी में कोई भेदभाव ना दिखे, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और एक दूसरे को भाई समझते हुए साथ में वॉक करें। इन द शेड डूइंग नथिंग, और एक साथ रहें और कुछ भी ना करें। यार क्यों लड़ाई करना है? एक दुनिया जो है ना, एक भाई बंधुत्व में बंधा होना चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद क्या कहते हैं पोएट, वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों, जो पोएट हैं वो आगे कहते हैं कि What I want should not be confused with total inactivity। वो कहते हैं कि मेरा मतलब, ये जो 12 तक काउंट करने के लिए मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्ल्ड है एकदम इनएक्टिव हो जाए, टोटल इनएक्टिविटी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहने का मतलब है उनका? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता ना कि ये दुनिया जो है ना एक डेथ के टाइप एकदम साइलेंस हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ यही तो है, जो सब लोग काम कर रहे हैं, जो सब लोग अपना अपना काम देख रहे हैं, यही तो लाइफ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो अर्थ है एकदम डेथ लाइक हो जाए, डेड बॉडी लाइक हो जाए, एकदम साइलेंस। फिर आगे कहते हैं कि इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोग अपने आप को सिंगल माइंडेड बना ले रहे हैं ना, सिंगल माइंडेड मीन्स कि एक वर्क को लेकर के हम लोग फोकस हो जा रहे हैं कि नहीं अब इसको ही पाना है। देखिए, ये जो पोएट है अपने, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि आप अपने लक्ष्य को पाइए नहीं, गोल को पूरा मत कीजिए, लेकिन अपने लिए भी तो समय निकालिए, लाइफ भी तो जीना है, किसी काम ही करना है। वो यही कहते हैं कि कुछ समय निकालिए अपने लिए और जो है अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए, ठीक है। वो कहते हैं कि अपने आप को
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए एक दूसरे के साथ। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ठीक है, ये मतलब हुआ माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड फॉर थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। देखिए वो कहते हैं कि हम लोग, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि एक राइटिंग लिखिए, एक पेज का राइटिंग लिखिए अपने आप पर, तो कुछ नहीं लिख पाते, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो यही कह रहे हैं जो अपने पोएट है कि देखिए आप काम करिए वो ठीक है, लेकिन अपने आप को भी समझिए, सेल्फ एवेल्युएशन करिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए और अपने आप को भी जानने की कोशिश करिए। काम तो होता ही रहता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। वो कहते हैं कि जो हम लोग जो है ना अर्थ से कुछ सीखना चाहिए। कैसे एक अर्थ जो है ना कभी कभी डेथ शो करता है और कभी कभी अलाइव, यानी कि एकदम जीवित शो करता है। तो यानी कैसे जीवित शो करता है और कैसे डेथ शो करता है अर्थ। देखिए अर्थ में जो होता है ना सीजन चेंज होता है, डे नाइट्स होते हैं, तो वही बता रहे हैं कि जो डे होता है और नाइट होता है, जो सीजन चेंजेस होते हैं वो देखो पॉजेज लेके होते हैं। ये नहीं कि आज ठंडी है कल अचानक से गर्मी हो गया, वो धीरे धीरे जो होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको भी अपने जीवन में पॉजेज लेना चाहिए, रुक रुक के आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए। फिर वो कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू ऑल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, मैंने ये सब जितनी बातें आप लोग को बताई हैं वो सब आप अपने ध्यान में रखिए, अब मैं चलता हूं। तो ये रहा बच्चों कीपिंग क्वाइट, जो कि अपने जो इसको लिखे हैं पाब्लो नेरुदा, वो बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं पूरे जितने भी अपने ह्यूमैनिटी है, जितने भी हम लोग के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं उनको, कि सिर्फ अपनापन जरूरी नहीं है, सेल्फ इवेल्युएशन भी जरूरी है। सिर्फ एक सिंगल माइंडेड होकर के कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो एक ओवरव्यू देते हैं आपको कि क्या समय चल रहा है उस समय जबकि ये कहानी है। द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वॉर, ठीक है, फ्रांस और पर्सिया के बीच में एक युद्ध चल रहा है। टाइम कब का होता है तो 1870 से लेकर के 1871, यानी 1870 टू 1871। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया, ठीक है, फ्रांस को कौन हरा चुका है, पर्सिया जो है फ्रांस को हरा चुका है। देखिए पर्सिया में कौन कौन से देश आते हैं वो देख लीजिए, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ सम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो है पार्ट्स आते हैं पर्सिया के। फ्रांस का जो एक डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक एंड लॉरेन, जो कि कैप्चर कर लिया गया है किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा, यानी पर्सिया का ही एक भाग है बिस्मार्क, वो जो है फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेक एंड लॉरेन को कैप्चर कर चुका है। तो इस चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, तो इन दिस चैप्टर द पेन इज डिस्क्राइब्ड और रिफ्लेक्टेड। किसका पेन, वहां के लोगों का पेन, जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, उनका पेन जो है इस कहानी में बताया जा रहा है कि उनको कैसे हारने के बाद, युद्ध में हारने के बाद उनको उनके मदर लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है और जबरदस्ती उन लोगों को दूसरे लैंग्वेज उनके ऊपर थोपा जा रहा है। तो चलिए इसके अंदर के कहानी को समझते हैं कि नरेटर क्या कहते हैं। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर की समरी को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए समरी लिख दिया है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस स्टोरी के अंदर। कह रहा है कि फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, मतलब फ्रेंच कौन है, द नरेटर जो इस कहानी को लिख रहे हैं वो खुद फ्रेंच है। तो फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, जो फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट निकल रहे हैं। किस दिन, जिस दिन की ये बात कही जा रही है। तो फ्रेंच जो है उस दिन बहुत लेट निकलते हैं घर से। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, वो बहुत डरे हुए हैं कि उनको अब तो सुनने को मिलेगा, बात सुनने को मिलेगा, टीचर से डांट सुनने को मिलेगी। एम हैमल द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, और एक बात का डर ये भी था कि आज फ्रेंच को जो है स्कूल में पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल पूछे जाने थे, जो कि एम हैमल पूछने वाले थे, जो कि स्कूल के टीचर थे। फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर, फ्रेंच के मन में क्या आ रहा है, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके मन में आता है कि क्यों ना हम बाहर
घूम लेते हैं, आज क्या ही स्कूल जाना है। तो वो सोचता है कि जैसे आप लोग सोचते होंगे बंक मारने का, तो बंक मारने का फ्रेंच सोच रहा है अभी, लेकिन वो अभी बंक मारा नहीं है, ठीक है। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अ डे आउट। The days was bright, birds were chirping, the soldiers were drilling. These things made tempting to French. क्या हो रहा है, जो उस दिन फ्रेंच स्कूल जा रहे हैं, उस दिन का दिन बहुत ही ब्राइट था, यानी सनलाइट भरा हुआ था। बर्ड जो है चिहचहा रहे थे, बर्ड अपनी आवाज में कुछ बातें कर रही हैं। द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, द सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे हैं, यानी मार्च कर रहे हैं। दिस थिंग मेड टेम्पटिंग टू फ्रेंच, इसको जो है उत्साहित कर रहा है फ्रेंच को कि आज बंक मार ही देते हैं। ये सब देख के उसको लगता है कि आज बंक मार देते हैं, ठीक है। बट ही रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन एंड हरिड फॉर द स्कूल। लेकिन उसने क्या किया, वो अपने टेम्पटेशन यानी अपने आंतरिक इच्छा को मार करके और सोचता है कि नहीं बंक नहीं मारते हैं, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए वो आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। ह्यूज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है दोस्तों? बुलेटिन बोर्ड होता है एक प्रकार का, कह सकते हैं आपके स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड होता है जो लोकल पीपल के लिए होता है। वहां पे नोटिस चिपकाए जाते थे पहले। हम लोग ने देखा, समय है 1870 से 1871 का। तो ह्यूज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड है, वहां पर क्योंकि वॉर का समय चल रहा है, इसलिए बहुत ही बुरी बुरी ही खबरें जो है उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा रहता था। लेकिन अभी वहां पे भीड़ लगा हुआ है, तो फ्रेंच सोच रहा है कि इतनी भीड़ लगी है, जरूर कोई बुरा खबर होगा, ठीक है। वॉचर द ब्लैक स्मिथ सेड फ्रेंच नॉट टू गो फास्ट। वॉचर है, इसके नाम याद रखना है, वॉचर, जो कि है एक ब्लैक स्मिथ। वो बोलता है किसको? फ्रेंच को, कि जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, स्कूल समय से पहुंच जाओगे। तो जो इस समरी में आगे कहते हैं कि यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बसल when the school begins, but that day everything was like Sunday morning. फ्रेंच कहता है, द नरेटर कहता है कि जैसे कि आम तौर पर क्या होता है कि जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ही चहल पहल रहता है स्कूल में, बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है स्कूल में। लेकिन उस दिन क्या होता है कि उसको लगता है कि जैसे कि आज संडे है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी चहल पहल नहीं है स्कूल में। फ्रेंच फ्रॉम आउटसाइड दैट, यहां पर आउटसाइड, फ्रेंच फ्रॉम आउटसाइड सीज दैट, यहां पर सीज होगा, देखता है बाहर से। फ्रेंच फ्रॉम आउटसाइड सीज दैट हिज क्लासमेट एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर। क्या देखता है वो? बाहर से खिड़की से ही फ्रेंच देखता है कि क्लासमेट उसके बैठे हुए बेंच पर एम हैमल जो है आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहे हैं। किसके साथ? अपने हाथ में एक रूलर लिए हुआ है आयरन का। वो डर जाता है कि आज तो भैया गए हम लोग, आज बहुत पिटाई होने वाली है। फ्रेंच वेंट इन फ्राइटेड, बट क्या होता है कि फ्रेंच जो होता है अंदर घुसता है क्लास के, बहुत ही डरा सहमा हुआ। लेकिन उसके साथ क्या होता है, बहुत ही अजीब होता है उसके साथ, क्योंकि एम हैमल जो कि उसके टीचर हैं उसको कुछ बोलते नहीं है, कुछ भी डांटते नहीं है, और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। He noticed that M. Hamel has put on his beautiful green coat, frilled shirt and little cap. वो क्या नोटिस करता है कि एम हैमल जो है उन्होंने अपने ग्रीन कोट को पहना है, फ्रिल्ड शर्ट को पहना है, और जो एम्ब्रॉयडरी वाली कैप होती है वो भी उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन उसको ये अजीब क्यों लगता है? ये ड्रेस को देख करके फ्रेंच को अजीब क्यों लगता है? इसलिए अजीब लगता है कि he used to wear this dress on inspection days and prize days, क्योंकि ये ड्रेस जो है, ये बढ़िया वाले जो ड्रेस हैं, ये उसी दिन पहनते थे। कब कब? इंस्पेक्शन डे और प्राइज डे पर, इसलिए उसको अजीब लगा, ठीक है। द विलेजर्स वर सिटिंग बैक ऑन द बेंचेस, ठीक है। जो विलेजर्स थे वो जो आखिरी के बेंच थे, जो कि हमेशा खाली ही रहते थे, उस पर बैठे हुए थे। ये भी उसको अजीब लगा। वो अपने मन में सोच रहा है कि आखिर क्यों एम हैमल जो है अपनी इतनी ब्यूटीफुल कोट को पहने हुए हैं, शर्ट को पहने हुए हैं, कैप को पहने हुए हैं, और विलेजर्स भी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों आगे कहता है ये चैप्टर कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, द हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। देखिए क्या बोलता है कि वो देखता है, फ्रेंच देखता है कि सब लोग बहुत ही उदास हैं। द हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है।
जो प्राइमर क्या होता है कि प्राइमर जो होता है एक किताब होता है जिस जो कि एक ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। एम हैमल स्टार्ट टेलिंग दैट, अब एम हैमल जो है लेक्चर अपना शुरू करते हैं। फ्रेंच जो है बैठ चुका है, सारे जो विलेजर्स है वो भी बैठे हुए हैं, और एम हैमल जो है अब अपना जो है टीचिंग शुरू करते हैं। वो बोलते हैं दिस इज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच, वो बहुत ही उदास होकर बोलते हैं कि ये आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में, henceforth ओनली जर्मन विल बी टॉट, अब इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच फील सॉरी दैट ही हैज नॉट लर्न हिज लास्ट लेसन, क्योंकि फ्रेंच जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर जो उसको सुनाना है वो याद नहीं किया है, इसलिए वो बहुत ही अंदर घुट रहा होता है कि क्यों नहीं मैं याद किया। वो अपने आप को सॉरी बोल रहा होता है कि मैं ये जो है लेसन्स को याद नहीं किया। नाउ ही अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड एम हैमल क्लॉथ्स एंड पीपल सीटिंग, ठीक है। नाउ जो है अब क्या होता है कि फ्रेंच जो है समझ आता है कि एम हैमल क्यों ये ड्रेस पहने हुए हैं, क्यों विलेजर्स जो है बैक बेंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेसन ऑन इन फ्रेंच, ठीक है। They had came to thank the master for his 40 year of faithful service and to show respect for the country। वो लोग क्यों आए हैं, क्योंकि वो जो हमारे मास्टर हैं एम हैमल, उनको जो है रेस्पेक्ट करने के लिए आए हैं, उनको जो है थैंक्स कहने के लिए आए हैं और अपने कंट्री को एक रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। जो इस चैप्टर में आगे क्या होता है, एम हैमल आस्क्स फ्रेंच टू रिसाइट, एम हैमल बोलते हैं कि चलो जो आपने पार्टिसिपल्स के ऊपर याद किया है उसको सुनाओ। ही वॉज साइलेंट बट टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, फ्रेंच साइलेंट था, कुछ नहीं बोल रहा था, फिर भी एम हैमल ने उसे नहीं डांटा और कहा बैठ जाओ। एम हैमल कन्फेस्ड दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर वेयर एट फॉल्ट, वो बताते हैं कि ये जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने मातृभाषा में जो इंटरेस्ट नहीं है इनका, ये हम लोग की वजह से है, हम लोग यानी उनके पेरेंट्स और वो टीचर के वजह से है कि उनका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है। नाउ एम हैमल टॉक्ड ऑफ लैंग्वेज, अब जो है एम हैमल लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, वो बताते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है, वो सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और वो सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क्स नेवर टू फॉरगेट इट, योर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन, वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज को कभी भी मत भूलिएगा। दे हैड अ लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग, उसके बाद क्या होता है कि उनका एक ग्रामर पर और राइटिंग पर एक लेसन होता है, एक लेक्चर होता है। द पिजन्स लुक्ड ऑन द रूफ, क्या होता है कि फ्रेंच को छत के ऊपर पिजन्स दिखाई देती हैं, तो वो सोचता है, फ्रेंच थॉट विल दे वुड मेक इवन पिजन्स सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग पिजन्स को भी मजबूर कर देंगे कि वो जर्मन में ही कुछ भी बोले या फिर गाएं। तो इसके बाद इस चैप्टर में क्या होता है, ऑल द वाइल एम हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस, ऐसा लग रहा था कि एम हैमल के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एकदम शांत बैठे हुए थे। हिज सिस्टर वाज पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी सिस्टर जो है सारे बक्से को पैक कर रही थी, ट्रंक्स को पैक कर रही थी, बिकॉज दे हैव टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन लोगों को अगले ही दिन उस देश को छोड़ना था। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, वो जो लेसन हुआ था फ्रेंच में ग्रामर पे और राइटिंग पे, उसके बाद एक हिस्ट्री का क्लास होता है। एंड द बेबी चैंटेड बा बी बू बे बू, यानी कि ये जो है छोटे छोटे बच्चे कुछ चैंटिंग कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर बिगिंस, चर्च का जो क्लॉक है वो 12 की सुई दिखाता है, तब जो है मिड डे प्रेयर शुरू होता है। एम हैमल स्टूड अप, ही वांटेड टू स्पीक बट चॉक्ड, एम हैमल जो स्टेज पर जाते हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ बोले, क्योंकि ये उनका आखिरी डे है, तो वो चाहते हैं कि कुछ बोले, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। He took a piece of chalk and wrote on the board, Vive la France, वो एक पीस लेते हैं चौक का और लिखते हैं बोर्ड पर Vive la France, इसका मतलब ये हुआ कि Live long France, Live long France, और वो
यही कहते हैं। और जो है वो दीवार के तरफ अपना सिर ऐसे झुका करके खड़े हो जाते हैं बहुत ही दुखी मन से, और फिर अपने हाथ से ही ऐसे इशारा करते हैं कि जाइए अब छुट्टी हो गया। ये जो आखिरी लेसन था, द लास्ट लेसन ऑफ फ्रांस, जो है अब खत्म हुआ। तो बच्चों ये रहा द लास्ट लेसन का जो है समरी, डिटेल्ड समरी